नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी के सियासी महासमर में अब सियासी सुरमाओं का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। एसपी जहां पुरजोर वापसी की तैयारी में है तो बीजेपी के लिए सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। साथ ही ओबीसी वोट को साधने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम झोंक दिया है। सभी समीकरणों के साथ साथ बयानों के खूब तीर छोड़े जा रहे हैं। सीएम योगी बुलडोजर के ब्रांड की बात तो कर रहे हैं तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश इसकी काट आरोप में ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 22 में बाइसिकल वर्सेस बुलडोजर की जंग है क्या? पूर्वांचल का विनिंग फैक्टर आखिर किसके साथ है? यूपी की टक्कर क्या साइकिल दौड़ेगी या फिर साइकिल पंक्चर होगी? मोदी मैजिक से क्या बीजेपी की राह पूर्वांचल में आसान हो जाएगी और योगी के चक्रों में क्या विरोधी उलझ गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट दें। बड़ा कारोबार और लोगों ने दिया। 5वें दौर तक चुनाव गर्म हो चुका है। समाजवादी किले की घेरेबंदी बीजेपी ने ताबड़तोड़ की है। सीएम योगी के चुनावी चक्रव्यूह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा है। समाजवादियों के मुस्लिम यादव समीकरण की काट के लिए सीएम योगी ने सशक्त राष्ट्रवाद के मुद्दे को खूब भुनाया और अब बुलडोजर एक यंत्र विकसित किया है, समझ गए होंगे ना? वह सड़क भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। तो हमने कहा बुलडोजर का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आप सहमत हैं ना? चलना चाहिए ना? चलना चाहिए, लेकिन चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार। हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बुलडोजर, सबका साथ सबका विकास, परिवारवादी, माफिया राज, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव जैसे शब्द से अखिलेश पर सीएम हमलावर हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने 5वें चरण से पहले बुलडोजर ब्रांड पर जवाबी हमला किया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा? अखिलेश की जातीय खेमेबंदी को काउंटर करने के लिए बीजेपी अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र को आजमा रही है। तभी पीएम का हमला सीधे बाइसिकल पर नजर आया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा फोकस 6वें और 7वें चरण के चुनाव पर है, जिसे फतह करने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं ताकि लखनऊ तक आसानी से पहुंचा जा सके। मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में।
बीजेपी को नए पार्टनर के तौर पर निषाद पार्टी का साथ मिल गया है, तो विरोधी ओबीसी नेताओं की काट के लिए पीएम मोदी खुद तुरुप का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। इसके साथ ही भगवा पार्टी ने पूर्वांचल के जिलों में जातीय समीकरण को साधने के लिए अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों को भी तैनात कर दिया है, ताकि यूपी के सियासी महाभारत में विरोधियों के जातीय समीकरण को ध्वस्त किया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। 2 चरणों का चुनाव और ठेठ पूर्वांचल में आखिर क्या मुद्दा हावी रहने वाला है, किस तरह से पार्टियां समीकरणों को साध रही हैं, इन्हीं तमाम पहलू पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के नेता, साथ साथ हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी के एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर सर भी लगातार बने हुए हैं। एनके सर, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। 2 चरण के चुनाव बाकी हैं ठेठ पूर्वांचल में। एक तरफ वाराणसी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ लगातार सांसद रहे 5 बार, आजमगढ़ है जहां से अखिलेश का एक तरह से गढ़, समाजवादी पार्टी का गढ़, और कुशीनगर से लल्लू का जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी एक तरह से वहां पर जनाधार एक जमीनी नेता के तौर पर। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, विनिंग फैक्टर क्या रहने वाला है? एक तरफ समाजवादी पार्टी जातीय गोलेबंदी के जरिए बीजेपी को साध रही है, बीजेपी को हमला कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है। आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रही है, दरअसल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मंदिर, आतंकवाद, ये बीजेपी को पहचान देते हैं, एक बेस वोट देते हैं, आधार वोट तैयार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आधार वोट से जब ज्यादा आपको लेना होता है और आप सरकार में होते हैं तो आप अपने काम दिखाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 किलो अनाज, 2000 रुपए और तमाम जो इमदाद दिए हैं वो करीब 2000 रुपए महीने उन गरीबों को और 1,90,00,000 परिवारों को लगभग मिला है। मकान वगैरह भी मिले हैं। तो आपको फोकस इस पे करना चाहिए था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज गांव के ईस्टर्न यूपी के इलाकों का मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी यहां पे गलती कर रही है। उसने जो इमदाद दिए हैं 5 साल और पिछले 2 साल से, मेरे ख्याल से उस पर फोकस करती तो ज्यादा अच्छा रहता। बहरहाल सोशल इंजीनियरिंग जितनी अच्छी समाजवादी पार्टी ने किया है तमाम जातिवादी ग्रुपों से मिलके, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो हमें देखना यह है कि वो जो वोटर है वो ये जो मदद मिली हुई है 2 साल से मिल रही है, 5 साल से मिल रही है, उससे ज्यादा मुतासिर होता है या सोशल इंजीनियरिंग जो हुई है, कास्टवादी इंजीनियरिंग जो हुई है, उससे ज्यादा मुतासिर होता है। मुझे लगता है कि इन इलाकों में चूंकि गरीबी है तो मुझे लगता है कि जो मदद है वो बेटर करेगा और लोग प्रेफर करेंगे कि ये मदद हमें मिलती रहे। ये जो अनाज मिल रहा है मुफ्त का और 2000 रुपए लगभग टोटल हर महीने मिल रहे हैं तमाम तरह से, ये मिलता रहे। तो मुझे लगता है कि यहां पे बीजेपी इंप्रूव करेगी अपेक्षाकृत। बाकी 4 जो चरण हुए हैं उससे ज्यादा इंप्रूव करेगी और आज भी इंप्रूव करेगी आज के चुनाव। एनके सर, क्या इन मुद्दों से माहौल बन जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में माहौल की लड़ाई बड़ी अहम हो जाती है? संक्षेप में फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा सर। देखिए, माहौल बिल्कुल बनेगा, माहौल बनेगा, लेकिन जो टैक्टिकल गलती बीजेपी कर रही है, आज मोदी जी इमोशनल कार्ड ले रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। ये तो बेस मोदी जी के प्रति जो लोगों का सम्मान है, प्यार है, वो एक अलग है। लेकिन आज इमोशनल कार्ड की जगह आप ये बताते हैं कि इस गरीब इलाके में जहां पे लैंड होल्डिंग 0.6 हेक्टेयर है, नेशनल एवरेज के आधी है, गरीबी जबरदस्त है, उसमें आपने क्या किया है, क्या मदद की है? अगर ये डायरेक्ट डिलीवरी के प्रोडक्ट्स बताते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता। जो बीजेपी चूक रही है और मेरे ख्याल से बीजेपी के रणनीतिकार सारे चूक रहे हैं, यहां एक गलती कर रही है जो समाजवादी पार्टी को फायदा देने जा रहा है। हीरो वाजपेयी जी, टेक्निकल मिस्टेक हो रही है क्या? क्योंकि सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तो लगातार आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरह से बड़े नेताओं की तरफ से लगातार गिनाया जा रहा है, पूर्वांचल में सभी आपके नेता मौजूद हैं, क्या जमीनी तौर पर यह मुद्दा हावी हो पाएगा? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो पूरे देश में है और वो पूरे देश का मुद्दा है। और जो एक बात अभी कही सिंह साहब ने बहुत बढ़िया कही
कि जो योजनाएं सरकार की जमीन तक पहुंची हैं वो बात भी हम लोग कर रहे हैं, पर जो चुनाव में रैली हो रही है, चुनाव में जो भाषण हो रहे हैं, उसके अलावा भी नीचे तक लोग घर घर जा रहे हैं। और जो हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, और जिसमें कास्ट, क्रीड और रिलीजन का अंतर नहीं रखा हमने। सरकार की योजनाएं जनता तक सीधे पहुंची हैं, बिचौलिए हटे हैं, लगातार तमाम चीजों की उपलब्धि, चाहे राशन हो, शौचालय हो, आवास की सुविधा हो, बिजली हो, इस तरह किसान सम्मान निधि हो, ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी। उन तक हमारी पहुंच है। पर एक बहुत बड़ा जो विषय चल रहा है इस पूरे देश में या इस प्रदेश में, आतंकवाद, अलगाववाद लोगों का, तो उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम तरह की जो चीजें विकृति वर्षों से चली आ रही थी, चाहे संस्कार हो, संस्कृति हो, धर्म हो, इतिहास हो, हमारी गौरव गाथा हो, पूजा पद्धति हो, इन तमाम चीजों का भी महत्व लोकतंत्र में है और चुनाव के दौरान पार्टियां अपनी बात कहती हैं। चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन भुवन जोशी जी, सबसे अहम सवाल, एक तरफ आंकड़ा है बीजेपी का लाभार्थियों का, दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर है। साइकिल कैसे दौड़ेगी छठे और सातवें चरण में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 2022 में, हम लड़ रहे हैं चुनाव किसानों के मुद्दे पे, हम लड़ रहे हैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर, हम लड़ रहे हैं चुनाव मातृशक्ति के लिए, हम लड़ रहे हैं उन मजदूरों के लिए जिन्हें खस्ता हालत में छोड़ दिया गया कोरोना काल में तड़प के मरने के लिए। हम इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और साइकिल चल चुकी है। और निश्चित तौर पे आपसे कहना चाहता हूं कि 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कितना ही कोशिश करें कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करें, किसी तरह से करें, लेकिन जनता ने मन बना चुका है कि वो केवल जब जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता इनसे पूछ रही है 700 किसानों की हत्या का हिसाब दो। जनता पूछ रही है इनसे कि क्या जो फर्जी मुकदमे लग गए उसका हिसाब दो। जनता कह रही है अपने गृह राज्य मंत्री ने जो चढ़ाई उसका हिसाब दो। और इनके जो मातृशक्ति कह रही है। धीरेन्द्र सर, लगातार सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक आप यूपी को कवर कर रहे हैं। ग्राउंड पर ये मुद्दे कितने, और खास करके अब जब छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल का इलाका है जहां जातीय समीकरण हावी होते रहते हैं अक्सर चुनाव में, वहां पर जमीनी मुद्दे क्या हैं और बुलडोजर की गूंज कितनी जमीन पर दिख रही? सर देखिए, दो चीज़ें अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जो सब तरफ है, जिसकी सब तरफ से सरकार को, मतलब पहली सरकार होगी बहुत लंबे अरसे में 30-35 साल में जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी तरफ से कर रही है। जब वापस चुनाव में जा रही तो अपने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जा रही है, वरना उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर पर ही चुनाव में सरकारें बदली हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो बाकी तमाम चीज़ें, किसान या तमाम चीज़ें, ये जातीय समीकरणों का साधना भर है। उसमें ये कह पाना कि बहुत ही ज़्यादा मुद्दों का, मुझे लगता है कि मुद्दों को लेकर हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो जातीय जो इस समय नई जो समीकरण बन रहे हैं उनको एक रूप देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जगह पर अगर हम लोग आवारा पशुओं का मुद्दा देखते हैं तो वो बहुत बड़ा मुद्दा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसी को उस जाति से पूछते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हुई दिखती है तो वो एकदम आपको ये कहेगी सीधे तौर पर, वो कहीं भी उनके खेतों में पीछे की तरफ अगर जानवर दिख भी रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे कि ये जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं तो वो आसानी से ये कह सकता है बिना किसी झिझक के कि इनको तो भगवान ने कोई नौकरी नहीं दी है, इसीलिए जिस खेत में खाते हैं उसमें और अच्छे से फसल हो जाती है। और वहीं अगर आपको किसी खेत में जानवर ना दिखे या कोई उसमें शायद गाँव में समस्या भी ना हो, तब भी वो ये कह सकते हैं, अगर उसको मुखालिफ में बोलना है, कि साहब यहाँ योगी और मोदी जो है सांड और गाय छोड़ गए हैं। तो इसीलिए इस पूरे चुनाव को देखते रहना, जातियों के समीकरण को देखना, उन सब के बीच में जो नया संयोजन है उसको देखना है। और जो मुद्दे हैं ग्राउंड पर, अगर आप मुझसे चुनाव के बारे में पूछेंगे तो योगी काफ़ी हद तक एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके सामने मुझे लगता है विपक्ष से बड़ी चुनौती अपने विधायकों के खिलाफ जो जनता का संतोष है। ये एक बहुत ही विचित्र सा समीकरण मुझे दिखता है कि कैसे कोई मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय हो सकता है एक ही समय में और उसके विधायकों के खिलाफ इतनी नाराजगी हो सकती है। ये ज़्यादातर सीटों पर आपको दिखाई देगा कि बीजेपी जो सीटों के टिकट काटना चाहती थी उनको सही से काट नहीं पाई। और मुझे लगता है कि इस समय अगर बीजेपी किसी समस्या से जूझ रही है तो उसके सामने
ये ज़्यादा बड़ी समस्या है, ना कि अखिलेश ने जो जातीय समीकरण बैठाए हैं उनका, वो मुझे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि वो अगर पार कर रहे हैं तो उनके पास कोई बहुत शिफ्टिंग वाला नहीं। अगर जाट वोट जो पहले फेज में था उसके पास शिफ्टिंग कैपेसिटी, यानी जयंत चौधरी के पास इतना था कि वो 70%, 60% अपने वोट को ला सकते थे इस पार्टी पर, लेकिन बाकी तमाम जो उनके गठबंधन है वो सीट ला सकते हैं। यानी जो नेता है उनके वो 1-2 जगह जहां भी लड़ रहे हैं वहां से सीट ला सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी जाति मूव कर रही है, ये मुझे थोड़ा सा इनके सर अभी नहीं दिख रहा है। इसी पर आपके पास आऊंगा कि जो बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, खास करके छोटे छोटे जो नए दल हैं, ओपी राजभर एक तरफ दिखते हैं, अपना दल की कमेरावादी की नेतृत्व कर रही है कृष्णा पटेल, ये नेता अपनी सीटों के साथ वोट शिफ्ट कराने का वजन क्या रख पा रहे हैं? और जो धीरेन्द्र सर ने कहा है अगर उसे आगे बढ़ाया जाए तो फिर यानी कि जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही, एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही, फिर वो बातें हल्की लगने लगती हैं। धीरेन्द्र ने बड़ा अच्छा कहा है और बड़ा ये डीप एनालिसिस है, बहुत ही सिंसियर एनालिसिस किया है। बस इसमें एक चीज और है कि एक फैक्टर होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की चेतना। जो छोटे ये जातियां हैं ना, इनका एक नेता है, जब वो सत्ता का गेम खेलता है तो उनको सशक्तिकरण की एक झूठी चेतना मिलती है। लालू यादव इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, जब भैंसिया पे चढ़ के हेलीकॉप्टर से उतरते थे और भैंस पे बैठ जाते थे और लोकल लैंग्वेज में बोलते थे और चीफ सेक्रेटरी को डांटते थे, तो ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण की चेतना का एक झूठा एहसास देता है। इन छोटी छोटी जातियों में जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश ने किया है उसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके छोटे छोटे नेता है, लेकिन अपनी जाति में उनका वर्चस्व है और वो जाति ये मान रही है कि जब हमारा ये नेता मिनिस्टर बनेगा तो हमें भी एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होगा और हमें एक सशक्तिकरण मिलेगी। इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग अगर जाति के लेवल पे आप करते हैं तो उसका असर होता है। मेरे ख्याल से इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे नेता उभरते कैसे? आप लालू यादव का केस देख लीजिए, क्या वजह है कि लालू यादव आज भी उतने वोट पाते हैं? इसलिए कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का जो फैक्टर है वो एक झूठी चेतना देता है। मायावती के सपोर्टर आज भी वहां पे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मायावती जब सत्ता में ताकतवर होंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है ये भले ही झूठी चेतना हो, लेकिन ये मैटर करती है और छोटे छोटे नेता इसी की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। तो अखिलेश ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मैं भुवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन धीरेन्द्र सर एक और सवाल इसी में जोड़ना चाहूंगा। पूर्वांचल में बाहुबलियों की बात ना हो तो चुनाव पूरा ही नहीं होगा। बाहुबलियों के खिलाफ बीजेपी एक तरफ कहती है कि हमने बुलडोजर चलाया, अतीक के खिलाफ हमने मुख्तार के खिलाफ बुलडोजर चलाया, सपा पूछती है कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह लिस्ट में कहा गया। क्या जमीन पर ये मुद्दे भी हैं? देखिए, मैं पहली बार इस तरह से देख रहा हूं इतने लंबे समय से क्राइम और तमाम चीजें देखने के बाद, लगभग 22 से 25 सालों के बीच में, कि इस वक्त माफियाओं का कोई ग्राउंड पर उस तरह का असर नहीं। हालांकि वो वोट से तय होगा। आप देखेंगे अतीक, मुख्तार या तमाम जो बड़े नाम थे, राजा भैया को हम लोग एक उस हिस्से में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्रिमिनलाइजेशन उस तरह का जो डायरेक्ट वाला होता है उस तरह का नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग न केवल चुनाव मैदान से बाहर हैं, बल्कि उनके नामों का इस्तेमाल बीजेपी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो उसने की उसको बेहतर बताने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विपक्ष की तरफ से भी आपको मोहर लगती दिखेगी, क्योंकि वो भी उन सब का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। यानी उनके खिलाफ कुछ हो रहा हो, उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश जो विपक्ष करने की कोशिश करता, वो ऐसा भी नहीं दिखता। तो मुझे लगता है ये चुनाव इस मामले में पिछले कई दशकों का एक अकेला चुनाव होगा, 2-3 दशकों में, जिसमें हम बहुत बड़ी किसी माफिया नाम की छाप वहां नहीं देखेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, ये आरोप जरूर है, धनंजय सिंह उस वक्त भी क्रिकेट खेलते हुए दिख सकते हैं जब वो फरार हों। ब्रजेश सिंह को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि उनके लोगों के खिलाफ काम नहीं हुआ, लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन जरूर है कि क्या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो निर्दोष थे क्या, या उनके खिलाफ इसीलिए सिर्फ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि फला के खिलाफ नहीं हुई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक साइन है पिछले बहुत सालों के बाद इस तरह का एक चुनाव जो कुछ तो कम से कम माफिया उस समय चर्चाओं में नहीं है। ठीक है भुवन जी, क्या ये बीजेपी ने ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि माफिया चुनाव से दूर हो गए? समाजवादी पार्टी को लेकर जो माफियाओं के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर थी, यही एक बड़ी वजह दिख रही है क्या?
देखिए अभी हमारे एक साथी ने बोला है यहाँ पर कि जो बुलडोजर है वो देख कर चल रहा है, माननीय योगी जी का बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो उनके विपक्ष की राजनीति करते हैं। धीरेन्द्र सर का सवाल भी आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि जिन पे चला वो निर्दोष थोड़ी थे। हाँ, धनंजय सिंह जी आपने उदाहरण दिया, आपने ब्रजेश सिंह जी का यहाँ पर उदाहरण दिया, ये इनका और लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पर उससे जिससे भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बुल का है। जो बुल जो है वो किसानों को फसल को खराब कर रहा है, वो जो है बुल के द्वारा आम व्यक्ति मारा जा रहा है, ये एक गंभीर मुद्दा है। तो क्या इलाज है बोन, इसका इलाज क्या होगा? समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कौन सा मॉडल है कि जो छुट्टा सांड है उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, उनका विजन बड़ा है और जब विजन बड़ा होता है आपका तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट लोगों से राय करते हैं। इस विषय में भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, हम लोग उसके लिए पॉलिसीज बना सकते हैं जब उनके साथ बैठे। लेकिन जब हमने तय कर लिया हो कि नहीं, हमारा अहंकार जब इतना हावी हो गया हो कि हमें किसी मोहन जोशी, बीजेपी इस मुद्दे पर यकीनन एक बड़ा मुद्दा ग्राउंड पर दिख रहा है, जैसा कि धीरेन्द्र सर ने भी कहा, लेकिन बीजेपी से तर्क ये दे रही है कि बीजेपी की तरफ से जो अवैध बूचड़खाने थे सरकार में वो रोक दिए गए और ये जो सांड है इसी वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है। अगर आप लोगों की तरफ से वैध बूचड़खाने बनाए गए होते या फिर गौशालाओं की संख्या बढ़ाई गई होती, बीजेपी ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई, बीजेपी से सवाल जरूर है, लेकिन आप लोगों की सरकार 2012 से 17 तक क्या कर पाई थी, ये आंकड़ा भी सवालों के जरिए पूछा जाएगा आपसे। बहुत गंभीरता से आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के एक जिम्मेदार चैनल होने के कारण आपको पता होगा कि मेरठ के इनके एमएलए हैं, उनका बूचड़खाना है। ये लोग कथनी और करनी में अंतर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में तैयार है इनको जवाब देने के लिए। और ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है उत्तर प्रदेश की महान जनता। चलिए, ये क्लेम तो हर विपक्षी पार्टी और हर पार्टी लगभग हर चुनाव में करती रही है। अंशु अवस्थी जी, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है जमीन पर, लेकिन जो कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको लेकर प्रियंका गांधी अक्सर हमलावर रहा करती हैं, क्या उन मुद्दों की छाप पूरे उत्तर प्रदेश में रह पाएगी, या जो जमीन पर बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें बढ़त है, ये देखा जाएगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये हम नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इसका प्रमाण सामने है। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक कार्यरत महिला को न्याय पाने के लिए अपना एक वीडियो जारी करना पड़ रहा है, सरेआम सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये दिखाई पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और ये पश्चिम से शुरू होकर पूर्वांचल तक आखिरी तक जाएगा। अंशु भाई, लेकिन जो मुद्दे कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपने कहा कि ये जनता के मुद्दे हैं। अंशु भाई, ये मुद्दे जनता के हैं आपने कहा, लेकिन जनता के मुद्दों पर जनता समर्थन समाजवादी पार्टी को देगी, बीएसपी को देगी, कांग्रेस को देगी, आम आदमी पार्टी को देगी, एमआईएम को देगी। इसमें कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी इन जनता के मुद्दों को लेकर, और उसे खास करके समाजवादी पार्टी से जब डिस्टिंग्विश करने की बात आएगी, अलग करने की बात आएगी, तो इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी से आप बढ़त कैसे पाएंगे, आगे कैसे खड़े? देखिए, जनता के बीच में सारी चीजें हैं, सभी दलों का जो चरित्र है वो सामने है और आप 10 मार्च को देखिएगा उत्तर प्रदेश के परिणाम अप्रत्याशित होने जा रहे हैं। नहीं अंशु भाई, ठीक है, 10 मार्च को तो पता चलेगा ये मुद्दा कौन सा हावी रहा, लेकिन अभी बताइए ना, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कैसे लीड ले रही है समाजवादी पार्टी से? हम अपने संगठन के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर और अपनी प्रचार की जो चुनावी रणनीति है उसके दम पर हम जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और ये मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे हैं। आज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, इनके विधायकों को गांवों से भगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तो ये हताशा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का रिएक्ट है इसीलिए भाजपा हताश होकर इस तरीके के उनके नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पश्चाताप करें, भाजपा के नेता माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने लोगों से झूठ बोला था, 70 लाख नौकरियों का बोला था, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे और ये महंगाई का आलम है कि आज गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 का है। ठीक है, जनता इस बात को भूली नहीं है, उनके जहन में है, कांग्रेस को समर्थन उसका मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, धीरेन्द्र सर, एनके सर, साथ साथ अंशु अवस्थी जी और साथ साथ भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम होने वाला है आखिरी 2 चरण, क्योंकि यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का घर गोरखपुर भी है।
और साथ साथ बाकी विपक्षी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या जातिवादी गोलेबंदी समाजवादी पार्टी की बीजेपी पर हावी पड़ जाएगी, या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है, साथ में लाभार्थियों का आंकड़ा गिनाया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी जगह इस चुनाव में मिलने वाली है। बड़ा अहम सवाल है 10 मार्च को नतीजों में इसका अंदाजा लग पाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।